हेलो एवरीवन, ये हिंदी पेडागोजी में हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में इसके पहले हमने हिंदी पेडागोजी के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और ये हिंदी पेडागोजी में हमारा थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आज हम देखेंगे भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, व्याकरण के क्या अंग हैं, व्याकरण की शिक्षण विधियाँ और भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियाँ होती हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जैसा है भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, तो इसे स्टार्ट करते हैं। भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। भाषा सीखने व्याकरण की भूमिका में भाषा सीखने में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दोनों में ही भाषा को हम सीख सकते हैं। ये भाषा है जो ये भाषा होती क्या है, ये विचारों के आदान प्रदान के लिए जो सार्थक ध्वनि को हम अपनाते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान के लिए जो हम सार्थक ध्वनि को अपनाते हैं, वे सार्थक ध्वनि प्रतीक ही भाषा कहलाते हैं। और ये भाषा है जो उस सुविधा के अनुसार हम चेंज करते रहते हैं। जितना हम प्रयोग करते जाएंगे वो उतनी परिवर्तनशील बनी रहती है, और जितना ही परिवर्तनशील बनी रहती है, जितना प्रयोग करने के साथ परिवर्तनशील बनेगी, उतनी ही ज़्यादा यह विकास उन्मुख होती जाएगी। हमेशा भाषा सदा ही विकास उन्मुख होती है और अर्जनशील रही है। इस विकास का नाम ही क्या होता है, परिवर्तन। ये कभी वृद्धि के रूप में तो कभी ह्रास के रूप में दिखाई देता है। फिर जो भाषा है, तो भाषा के बनते और बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए, कि जो भाषा है हम कभी यूज़ करते हैं कोई भी भाषा, तो कभी सही रूप में यूज़ करते हैं, कभी गलत यूज़ करते हैं। तो बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए एक रूपता की भाषा की एक रूपता हो। किसी हम वाक्य को लिख रहे हैं तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए, कि कभी भी वह सेंटेंस पढ़ा जाएगा तो यह सही होगा, एक रूपता होगी उसमें, उसके बिगड़े हुए फॉर्म को यूज़ ना किया जाए। तो उसके लिए हमें कुछ नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। इन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। इन नियमों को ही क्या नाम दिया गया, व्याकरण। तो व्याकरण से हम एक नियमित एक रूप भाषा या शुद्ध भाषा को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखा है भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने के लिए बोलने और जो बोलने के नियमों में विकृति हो रही है या उसकी विकृतियों से उसे बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने के लिए, उसकी विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप में लिखने बोलने के नियमों का हमें ज्ञान कराता है। बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी उसके अनुसार। तो हमें ये याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट परिभाषा दी होती है और ये किस विद्वान के द्वारा, हिंदी शास्त्री किस विद्वान के द्वारा दी गई है, तो उसे बताइए। तो बहुत सारे परिभाषाएं दी होती हैं और लगभग सभी सेम होती हैं। इनमें हम कुछ देख लेते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये याद रखना है कि किस तरीके की कौन सी भाषा को किसने दिया था। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बोला था कि महाभाष्य है जो शब्दानुशासन, उन्होंने इस व्याकरण को बोला है शब्द अनुशासन। शब्द अनुशासन, शब्द प्लस अनुशासन 2 शब्दों से मिलके बना है। महर्षि पतंजलि ने अनुशासन में रहने की बात कही है। शब्द अनुशासन की मतलब ये नियम और नियमों से रहना, नियम का ज्ञान कराता है, शुद्ध रूप को सिखाता है, और इसलिए इसे व्याकरण को क्या बोला है उन्होंने, शब्द अनुशासन। उन्होंने व्याकरण को शब्द अनुशासन दिया। फिर डॉक्टर स्वीट ने बोला है व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण और उसका शरीर विज्ञान है। मतलब जो भाषा है वो उसका शरीर विज्ञान ही क्या है, व्याकरण है, और व्यवहारिक विश्लेषण है।
व्यवहारिक जीवन का विश्लेषण है और उसका शरीर विज्ञान है। उसके बिना भाषा नहीं हो सकती, डॉक्टर स्वीट का कहना है। डॉक्टर जैगर का कहना है प्रचलित जो हमारी भाषा होती है उसके संबंधी जो नियमों की व्याख्या करना ही व्याकरण है। नेक्स्ट आ जाते हैं कामता प्रसाद गुरु ने बोला, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप व नियमों में जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है, जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में नियमों का निरूपण होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये हमने देखा कि भाषा क्या होती है, उस व्याकरण की क्यों आवश्यकता है और कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। ये इम्पोर्टेंट विद्वानों की परिभाषाएं हमने देखी। अब नेक्स्ट है हमारा व्याकरण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। व्याकरण को यदि हम शिक्षा दे रहे हैं भाषा सीखने में तो क्या हमारे लक्ष्य होते हैं। सबसे पहला होता है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण शिक्षण अति आवश्यक होता है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करने, व्याकरण द्वारा छात्रों में रचना, व्यक्तता व सृजनात्मकता को बनाए रखने के लिए सृजनात्मकता का विकास करने के लिए कि वे बच्चे शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करें, उनमें सृजनात्मकता रहे, इसके लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है। ध्वनियों और उनके मध्य के सूक्ष्म अंतर को वो पहचान सकें, वो शब्द योजना शुद्ध वर्तनी का उन्हें ज्ञान हो, उन्हें लोकाक्ति और मुहावरे का अर्थबोध हो कि जो भी प्रसंग के अनुसार जो भी लोकाक्ति या मुहावरे आते हैं उनका अर्थ निकालने के लिए वे सक्षम हो। वे चारों कौशलों से आशय है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इन चारों कौशलों का विकास करने के लिए व्याकरण की भाषा अति आवश्यक है। फिर भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना कि भाषा में क्या अशुद्धता है उसको विद्यार्थी या बालक पहचान सके। भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना और मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना कि वह मौखिक अभिव्यक्ति को वह बेझिझक या बिना संकोच से वह कर सके। इसके लिए भाषा को सिखाना ही व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये हमने देखा व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है, हम व्याकरण का शिक्षण बालकों को क्यों देते हैं, या हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है व्याकरण के क्या क्या अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीन से मिलकर हमारा व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार ये भाषा क्या होती है, मुख्यतः जो भाषा होती है वो ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा होती है जो हमारी भाषा जो ध्वनियों पर आधारित होती है। और ध्वनि क्या बनते हैं, ध्वनि वर्ण बनते हैं और वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं और शब्द मिलके क्या बनाते हैं, वाक्य की रचना करते हैं। इसी तरीके से इसलिए व्याकरण के हमें 3 अंग बताए गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण से आशय, वर्ण से संबंधित उनके आकार, उच्चारण और उनके वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख करता है कि वर्ण विचार में वर्ण से संबंधित उनके वर्ण के क्या आकार होंगे, क्या उनका उच्चारण होगा, उनका क्या वर्गीकरण है,
इससे संबंधित वर्ण विचार होंगे और उनके मेल से, वर्णों के मेल से जो शब्द बनेंगे, क्या शब्द बनते हैं, उससे रिलेटेड होता है वर्ण विचार। अब शब्द विचार में क्या आता है कि शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद आते हैं, शब्दों की उत्पत्ति, शब्द रचना आदि का विवरण होता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार में क्या आएगा, वाक्य विचार में आएगा उनके वाक्यों के भेद, अन्वय, विश्लेषण और शब्दों से किस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं, शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वो सभी किस में आएंगे, वाक्य विचार में। तो ये हमने देखा व्याकरण के अंग। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्याकरण के शिक्षण की क्या क्या विधियाँ होती हैं। व्याकरण के शिक्षा की अनेक विधियाँ हैं, उनमें से पहले विधि को हम देख लेते हैं, निगमन विधि। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, इसमें फर्स्ट है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या बताया जाता है, निगमन विधि में पहले बच्चों को व्याकरण के कुछ नियम बता दिए जाते हैं, व्याकरण के कुछ उनको नियम बता दिए जाते हैं या रटा दिए जाते हैं, व्याकरण के नियम को उनको कंठस्थ करा दिया जाता है और याद करवा दिया जाएगा, कंठस्थ करवा दिया जाएगा और उसके उपरांत उन्हें व्यवहारिक प्रयोग के लिए करना सिखाया जाएगा कि उसका व्यवहार में प्रयोग किया। ये सूत्र विधि पर आधारित होती है। इसमें व्याकरण को सूत्र विधि BSc से रिलेटेड होती है। निगमन विधि में इसमें व्याकरण के कुछ सूत्र बच्चों को बता दिए जाते हैं और बिना समझे ही विद्यार्थी उसे रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेंगे और उसका फिर व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट आती है पुस्तक विधि। पुस्तक विधि में व्याकरण, ये सूत्र विधि जैसे ही है लेकिन इसमें व्याकरण की एक पुस्तक दे दी जाती है। व्याकरण की पुस्तक के माध्यम से छात्र उन नियमों को याद कर लेते हैं। इस तरीके से इसमें ये कंठस्थ करने, याद करने और अमौन वैज्ञानिक व अरुचिकर इसको बोला जाता है इस विधि को, क्योंकि इसमें बच्चे केवल व्याकरण के नियमों को याद करते हैं और फिर उसका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। तो इस विधि को बोला जाता है अमनोवैज्ञानिक। इसके अपोजिट होती है आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि में है, आगमन विधि को देख लेते हैं। आगमन विधि में क्या बोला जाता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। व्याकरण उदाहरण देखेंगे, उदाहरण की सहायता से वे व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचेंगे और उदाहरण को देखकर उदाहरण से वे उसका विश्लेषण करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और फिर उससे सामान्यीकरण करेंगे, उससे कुछ नियम बनाएंगे कि ये उदाहरण दिया है तो इससे क्या नियम बन रहे हैं, तो सामान्यीकरण करेंगे, कुछ सीखेंगे और फिर अध्यापक द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा कि नियमों में इसकी सत्यता है तो उसे नियम का रूप दिया जाएगा। तो ये आगमन विधि में करके सीखो पर यह आधारित है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद ही नियम या सूत्र को डराइव करता है या खुद ही लाता है, वह उदाहरण के माध्यम से सीखता है। इस विधि में बच्चों को जो ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से होता है, इसमें रटना नहीं होता है और बच्चों को कुछ ज्ञात चीज़ों से ही बच्चे कुछ ज्ञात चीज़ों से अज्ञात को ढूंढते हैं, मूर्त रूप को देखते हैं और फिर अमूर्त चीज़ को या अमूर्त नियम को ढूंढते हैं। सरल चीज़ों को करके वे कठिन चीज़ों को सॉल्व करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये आगमन विधि हो गई। नेक्स्ट आ जाता है भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए थी। इसमें लेखकों की कुछ कृतियाँ बच्चों को दे दी जाती हैं। लेखकों की कृतियों को वो लेखकों की कृतियों से वह भाषा को सीखता है और यह व्यावहारिक व्याकरण के लिए, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध विवेचन करने का उसमें कोई आधार नहीं होता है। इसमें शुद्धता की कमी स्वाभाविक रूप से होती है। यह नियमित व्याकरण को पढ़ाने के लिए इसमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि नेक्स्ट है प्रयोग विधि।
प्रयोग विधि में बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए करते हैं और फिर बच्चे समान लक्षण वाले अंशों के कार्य और बच्चों से कुछ समान तुलना कराई जाती है, कुछ समान अंश वाले लक्षणों, कार्यों, गुण निकलवाए जाते हैं और भी तुलना करने के पश्चात उनमें उनके गुण या कार्य निकालने के बाद उनका फिर से अभ्यास कराया जाता है और उसके द्वारा फिर वो नियम निकालते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर उनकी उदाहरण के अनुसार वे तुलना करते हैं या विश्लेषण निकालते हैं कि क्या गुण समान असमान थे और फिर उसके बाद वे नियमीकरण व निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और फिर नियमीकरण निष्कर्ष के बाद उनको इसी चीज़ का अभ्यास कराया जाता है जिससे वे खुद ही सूत्र या नियम को बना लेते हैं। ये कहलाती है प्रयोग विधि। फिर नेक्स्ट है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि, सह मतलब साथ में, जब हम गद्य रचना करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, गद्य रचना या किसी हम पाठ को या लेसन को पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान बीच बीच में व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वो आती हैं तो उनके नियमों की जानकारी, व्याकरण के नियमों की जानकारी गद्य रचना में अभ्यास के दौरान ही दे दी जाती है, तो उसे बोलते हैं सहसंबंध विधि। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षा विधि में नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शिक्षण भाषा विधि। इसमें ये सामान्य प्रणाली होती है, इसे संयोग प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं, बालकों को वार्तालाप के अवसर दिए जाते हैं। इसमें ये प्राथमिक स्तर के ये प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है। इसमें भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के ये अवसर प्रदान करती है। फिर है समवाय विधि या भाषा संगम विधि। इसमें समवाय विधि या भाषा संगम विधि में साहित्य के जो प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं इसमें पढ़ाई जाती है, उच्च कक्षा के लिए है और यह व्याकरण के इसमें प्रासंगिक रूप से, मतलब गद्य में या लेखकों की रचना में जो प्रसंग के रूप में व्याकरण के नियम आते हैं उनके ज्ञान के लिए ये होती है भाषा संगम विधि। फिर नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि या खेल के द्वारा व्याकरण के नियमों को बताना। दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण विधि, व्यवहार के द्वारा विश्लेषणात्मक विधि। इसमें आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहले उदाहरण देके फिर नियम को बनवाया जाएगा और फिर नियम से फिर अगेन उदाहरण को सॉल्व कराया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ हम प्रयोग करते हैं। भाषा के व्याकरण की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं। फिर नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ। भाषा के शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं। यदि हम भाषा का शिक्षण करा रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, जब हम भाषा का शिक्षण करा रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं बालकों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि वे क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। ये हर क्षेत्र की भाषा में अंतर होता है। भारत क्या है, एक बहुभाषिक देश है, उसमें हर क्षेत्र की भाषा में बहुत अधिक अंतर होता है और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव भी देखा जाता है और यह शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है। फिर दूसरा है बच्चों का सामाजिक आधार पर सुदृढ़ की चुनौती, कि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ अभी तक नहीं यदि बनाया जाता है तो उसमें भी भाषा शिक्षण के लिए एक चुनौती होती है। फिर तीसरा है बच्चों के संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं कुशलता आवश्यक होती है, किंतु क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से इसमें कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि संप्रेषण, कुछ बच्चे अलग भाषा को यूज़ करते हैं, कुछ अलग भाषा को, संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए कि उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक चुनौती का काम करती है। फिर नेक्स्ट है भाषी कौशल। छात्रों में भाषी कौशल को विकास करने के लिए भाषी विविधता के कारण कि अलग अलग भाषाओं को यूज़ कर रहे हैं, विविध भाषी कौशलों के अधिगम के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण वे क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा अधिक जानते हैं, ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं, तो वे अन्य भाषा को कारण भाषी कौशलों पर उसके प्रभाव पड़ता है।
इसमें यदि जैसे बच्चों को कुछ भी ड़ा बोला जाता है तो ड़ा को वो रा बोलते हैं, या जो उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है तो वो फिर वो जो मेन भाषा होती है उसकी बाधा पहुंचाते हैं। वे विभिन्न भाषी संबंधी ज्ञान, विभिन्न भाषाओं का संबंधी ज्ञान, विभिन्न भाषाओं का संबंधी ज्ञान अध्यापक को भारत की भाषी विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए भी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन है, जो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बनी रहती है। क्योंकि शिक्षक को भी यदि एक बहुभाषिक है तो बहुभाषिक में शिक्षक को भी 2-4 लैंग्वेज उसे बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक जो शिक्षक है वो कभी हर शिक्षक अनेक भाषाओं में योग्य नहीं हो सकता है। उसके सामने वह 1 या 2 लैंग्वेज को वह यूज़ करना अच्छे से जान सकता है, लेकिन कभी जैसे कोई MP का है टीचर, यदि वह बंगाल या तमिलनाडु साइड जाता है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसे पहले सीखनी पड़ेगी, तब कहीं वहाँ पर वह पढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बच्चों को बनती है। तो इस तरीके से भाषा संबंधी कठिनाइयाँ। अब भाषा संबंधी कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं, किस चीज़ में होती हैं, वो देख लेते हैं। भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, कौशल विकास संबंधी कठिनाइयाँ। कौशल विकास संबंधी कठिनाइयाँ, कौशल विकास संबंधी कठिनाइयों से आशय है कि बच्चों के कौशल, जो कि कौशल हमने देखे थे, पढ़ना लिखना, बोलना और सुनना, ये 4 कौशल होते हैं बच्चों में। और कौशल विकास संबंधी कठिनाइयों में मुख्य रूप से हमें सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में कुछ विद्यार्थियों द्वारा वाणीगत अशुद्धियाँ होती हैं, और बहुत सी स्थितियों में विद्यार्थियों में लेखन संबंधी अनेक दोष पाए जाते हैं। कुछ विद्यार्थियों में भाषी दक्षता से संबंधित भाषी दक्षता या उनमें बोलने से में कठिनाई होती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप उनमें उच्चारण में अनेक दोष देखने को मिलते हैं। तो कुछ बच्चों में लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ होती है, कुछ उच्चारण नहीं कर पाते ढंग से, तो उन्हें पढ़ने में भाषा को पढ़ने में कठिनाई जाती है। तो इसमें ये होती है कौशल विकास संबंधी कठिनाइयाँ। फिर दक्षता विकास संबंधी कठिनाइयाँ। दक्षता, यदि कभी कभी विद्यार्थी अटक कर, तुतलाकर आदि तरीके से वाचन करता है, इस तरीके से बच्चों में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, या उसके प्रस्तुतिकरण में, जैसे कविता है, कहानी है, भाषण है, को प्रस्तुतिकरण करने में या लेखन के अवसर में उसकी दक्षता विकास संबंधी कठिनाइयों का भी समाधान किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है गद्य शिक्षण में कठिनाइयाँ। गद्य शिक्षण व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने पर व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ वह करता है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करता है, अशुद्ध वाचन करता है, जिससे उसे गद्य शिक्षण में कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है भाषा संबंधी कठिनाइयों में नेक्स्ट है भाषा संबंधी कठिनाइयों में नेक्स्ट है पद्य शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ। कि पद्य शिक्षण में कठिनाइयाँ, यदि बच्चों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा या भाषा में वे दक्ष नहीं होंगे, तो उनको कविता में या पद्य में उचित आरोह अवरोह का उन्हें ज्ञान नहीं होगा। वे कविता को भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे गद्य या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो उसमें रस निहित है उसका उन्हें ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि कोई ओजपूर्ण यदि वीर रस की कविता है तो उसका वाचन किस तरह ओजपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यदि करुणा से भरी हुई यदि कोई कविता है, करुण रस है उसमें, तो उसका भाव अनुसार वाचन किया जाना चाहिए। ये होते हैं पद शिक्षण में कठिनाइयाँ। फिर नेक्स्ट है रचना शिक्षण में कठिनाइयाँ। किसी भी चीज़ को रचना करने में, जैसे कि पत्र लेखन कर रहे हैं तो उसका प्रारूप अभिवादन बनाने में, या वाक्य बना रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें कर्ता कर्म क्रिया का क्रम व्यवस्थित रूप से ना ही रख पा रहे हैं वो, तो रचना शिक्षण में कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। फिर नाटक एकांकी शिक्षण में कठिनाइयाँ। नाटक या एकांकी जब वो पढ़ रहे
हैं या पढ़ा रहे हैं तो नाटक या एकांकी की शिक्षण में कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। वे समझ नहीं पाते वे कौन से पात्र कब आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नाटक या एकांकी को जीवित रूप देना चाहिए, उसका आयोजन करवाना चाहिए, कार्यक्रम द्वारा करवाना चाहिए, या बच्चों को उसका रोल प्ले के उसे सिखाना चाहिए। मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयाँ, इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षकों के समझ प्रश्नों के स्वरूप, प्रकार, मूल्यांकन संबंधी विधियों आदि से कठिनाइयाँ प्रस्तुत होती हैं। इसके संविधान के लिए हमें नवीन अवधारणाओं का प्रयोग करना चाहिए, सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए, स्वमूल्यांकन भी करना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन से इन सभी कठिनाइयों को भी दूर किया जा सकता है। तो ये आज हमारा लेक्चर 3 हिंदी पेडागोजी का यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बने रहिए स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।